देखो पहला प्रश्न क्या था, भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे, है ना। अब देखो भारतीय विदेश नीति में कौन सा सही नहीं है, गुटनिरपेक्षता का समर्थन बिल्कुल सही है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध, ये भी बिल्कुल सही है, नस्लीय भेदभाव या नस्लवाद का विरोध, ये भी सही है, परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन, ये गलत है, ठीक है। तो यही पूछा गया है ना कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना, अपने पेपर को खोल के बैठ जाना, एक पेन लेना साथ में हो, और जो भी ये प्रश्न आपने देखा है, जहां पे भी दिखा है उसको टिक कर लेना, आपका जो सही है गलत है क्या है, तो आप उसको इस हिसाब से काउंट करना, फिर लास्ट में मुझे बताओगे आप लोग कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी के आधार पे अपना कट ऑफ डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कितने क्या कट ऑफ जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। और ये जो है ना, ये जो मैं बताने वाला हूँ, सेट सी का डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये सेट सी है, इस सेट सी का आप जिसके पास होगा तो सेट सी को वो देख लेगा, बाकी ए बी और डी जो होगा उसको थोड़ा सा नंबरिंग चेंज होगी, बाकी तो पेपर तो वही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित, अच्छा ये जो चीजें हैं ये आपको पता ही होंगी कि गुट निरपेक्षता क्या होती है, किसी भी गुट में ना शामिल होना, साम्राज्यवाद वही गुलामी बनाना, एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, तो भारत इसका समर्थन थोड़ी करता है, इसका विरोध करता है, नस्ली भेदभाव का भी विरोध करता है, लेकिन इसका समर्थन नहीं करता है, इसका भी विरोध करता है परमाणु शस्त्रीकरण का, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है, एक दूसरे की भू क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता या प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, परमाणु शस्त्रों की समाप्ति, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। सर आपको क्या लगता है वर्ग एक की पी कब हो सकता है, मुझे लगता है शायद जो है साल के एंड तक हो जाएगा अप्रोक्स, क्योंकि अभी इसका, या फिर शायद सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है क्या, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान करना ये हो जाएगा, अनाक्रमण ये हो जाएगा, परमाणु शस्त्रों की समाप्ति ये नहीं होगा, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्णित नहीं है, तो आंसर इज सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेरी गुड, जिसने सी लगाया है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और इनमें क्या है आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि हाँ वाकई यहाँ पे जो है प्रश्नों का लेवल क्या रहा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जब एग्जाम होगा या यूजीसी नेट है कुछ भी होगा तो उसमें आपको इस लेवल का पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के संस्थापक सदस्य नहीं है या नहीं थे, एनएएम में 5 संस्थापक सदस्य थे, नेहरू जी हमारे भारत के, इंडोनेशिया के सुकर्णो, आप फिर उसके बाद इजिप्ट के नासिर, घाना के नक्रूमा, और युगोस्लाविया के टीटो। यहाँ पे एक नाम आपको नहीं मिलेगा, वो है कौन सा, फिदेल कास्त्रो का, तो ये नहीं होंगे। ये फिदेल कास्त्रो एक समाजवादी मार्क्सवादी नेता है क्यूबा के, जो इसमें शामिल नहीं थे, संस्थापक में शामिल नहीं थे, संस्थापक नहीं माने जाते, ठीक है। बाकी आपको पता है संस्थापक कौन कौन होते हैं, मैं बता चुका हूं, है ना। 53 का यहाँ पे ए हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, सभी अपने टिक करते जाना, बाद में पता चल जाएगा कौन से आंसर सही है कौन से गलत है। भारत की परमाणु नीति 1995 से 98 के लिए कौन सा विकल्प सही है, एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर किया, एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर, देखो ये थोड़ी होगा गलत, ये गलत हो जाएगा, विकल्प सही पूछ रहा है, ठीक है। तो हस्ताक्षर आज तक भारत ने नहीं किया एनपीटी पर, ठीक है। उसके बाद है एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया है, ऐसा भी नहीं है, इस पे हस्ताक्षर भी नहीं किया, मतलब ना तो एनपीटी पर किया है और ना तो सीटीबीटी पर किया है ना, एनपीटी और सीटीबीटी पर दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किया, ये वाला सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनपीटी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये दोनों की दोनों ट्रीटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, एनपीटी को समझाया था। आप एमसीक्यूज देख लेना विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले, उसमें मैंने इनके सभी प्रश्न करवाए हैं, मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो वो सीडीबीटी एनपीटी वगैरह क्या है, ये एक परमाणु अप्रसार या परमाणु जो हथियारों को रोकने वाली संधियां हैं, एक परमाणु अप्रसार को रोकती है, एक परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोकती है, इन पे हस्ताक्षर भारत ने नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो है भेदभावपूर्ण नीतियां हैं, ये कुछ देशों को तो बोलती है ये परमाणु हथियार रख सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को मना करती है कि तुम परमाणु हथियार नहीं रखोगे, तो भारत ने साइन नहीं किए हैं। एनपीटी सीडीबीटी दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर किया, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर इज सी, ठीक है। इंडिया द इमर्जिंग जायंट, इंडिया द इमर्जिंग जायंट पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये देखो एक प्रकार से हमें लग रहा है ये इंडिया द इमर्जिंग जायंट एक प्रकार की जो किताब है, ये एक तो आईआर से रिलेटेड हो सकती है और एक तो पब्लिक ये क्या कहते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड जो है चीजें हो सकती हैं इसमें। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तन्वी मदान के द्वारा, टी सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया, या फिर कीथ ब्रैडशर और क्रिस्टोफर पॉल।
तो यहाँ पे हो जाएगा 54, 55 का हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ये आंसर आपको याद होना चाहिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 55 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं था? तो कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं था? तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है। देखो पाकिस्तान नहीं है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, भारत भी है हमारा। बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं आता है। ठीक है, कितने देश है टोटल? 7 देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द मिलते हैं, आपको देखने 7 देश है टोटल जिसमें पाकिस्तान नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है, किस वर्ष भारत आसियान संबंधों का रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन हो गया? 2003 में, 2006 में, 2012 में, 2018 में? क्या लगाया आप लोगों ने आंसर? बताओ मुझे, आंसर भी बता दे जाओ आप लोग, क्या लगा के आए हो, टिक करके आए हो, तो क्लियर होगा बाकी बच्चों को। प्रियंका कह रही बी। ठीक है, पक्का बी। चलो, 56 का 57 का यहाँ पे 2012 हो जाएगा, 2012 में। जो यहाँ पे इंडिया आसियान के बीच में संबंधों का रणनीतिक साझेदारी लिखा है। देखो भारत एक प्रकार से व्यापारिक आर्थिक साझेदार तो 2002 में बन गया था, 2002 में कहीं ना कहीं क्या बन गया था? ठीक है, मतलब एक शिखर सम्मेलन वार्ता स्तर पे भारत जो है सहयोग या सहभागी बन गया था आसियान का 2002 में। 2012 में बना था वो रणनीतिक साझेदारी, यानी कि स्ट्रेटेजिक जो एक अलायंस होती है या फिर जो पार्टनरशिप होती है वो 2012 में हुई थी आसियान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक में सम्मिलित हुआ? कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका। तभी वो ब्रिक क्या हो गया, ब्रिक क्या हो गया, फिर ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए समझ में आया, 56 का बी बोला था, 57 का नहीं। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंपॉर्टेंट संगठन है, एक बहुत जरूरी संगठन है जो किस क्षेत्र में काम करता है? जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है मेरे बच्चों। यहाँ पे मानव अधिकारों के लिए, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या मानव अधिकार? बिल्कुल लिखा है, गैर सरकारी संगठन है जो ये भारतीय नहीं है, ब्रिटिश एक एनजीओ है, लंदन बेस्ड एनजीओ है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और गैर सरकारी संगठन है, मानव अधिकार संगठन के रूप में काम करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मानव अधिकारों की सुरक्षा करने का काम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एजेंडा 21, एजेंडा 21 से दो प्रश्न आए हैं, पता है आपको? मतलब पर्यावरण से दो प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यावरण वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बताइए। तो एजेंडा 21 जो है किससे जुड़ा हुआ है? अब खुद ही आप दिमाग लगाओगे तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये रियो अर्थ समिट हुआ था ना, तो 1992 का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रियो अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। उसमें डिसाइड किया गया था, 1992 में डिसाइड किया था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ये चीजें ऐसी पूछी जाती हैं आपसे। तो इसमें डिसाइड किया गया था कि दुनिया में जो पर्यावरण का एक क्षरण हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और इसमें डिसाइड किया गया था कि हम क्या करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को लिए एजेंडा 21 डिसाइड हुई थी, एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 आई बात समझ में? ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे क्या, एजेंडा 21 रियो अर्थ समिट का। ठीक है, इसके बाद आता है निम्नलिखित में से गलत युग्म बताना है, यानी इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, चलो नंबर डाल दिया करो आप लोग, क्वेश्चन का कौन सा बता रहे हो। ठीक है, चलिए अब बताना है गलत। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की कार्य का संचालन। ठीक है, फिर अनुच्छेद 368। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। 368 में संविधान संशोधन है, उसके तीन प्रकार बताए गए हैं: साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। अनुच्छेद 51 में राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों के लिए अवसर की समानता। ठीक है, और अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? बिल्कुल है ना, 61 का सी। 51 में राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ये क्या है? मतलब ये अवसर की समानता तो वो मौलिक अधिकार है ना, 15-16 में है। ये यहाँ पे तो अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है, मामले, उनको भारत शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएगा, मध्यस्थता के माध्यम से निपटाएगा। ये 51 में तो एक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, अधिकार थोड़ी है ये। इसमें गलत क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा हमारा ये सी वाला। ठीक है, सी इज इनकरेक्ट, जिसका सी होगा वो यहाँ पे सही है। बाद में सभी मुझे नंबर बताएंगे अपने कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 62। ये क्लास शेयर कर दो, ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर कर दो, जिससे वो क्या है अधिक से अधिक यहाँ पे अपने प्रश्नों को यहाँ पे देख पाए, समझ पाए, और फिर आगे की तैयारी में लग जाए। ठीक है, आप लोग भी आगे की तैयारी में लग जाए ना, ज्यादा वक्त नहीं है, वेट करते रहो कि रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर एपी की तैयारी में लगे। एपी की तैयारी में अभी से लग जाना, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ काउंट करते जाना, मैं बता दूंगा कितने क्या क्वेश्चन आपके सही है, तो आपको तैयारी आगे एपी की करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या तेज बहादुर सप्रू? क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का यहाँ पे जो है प्रस्ताव, 62 का बी बताया यहाँ पे, ठीक है, चलिए, है ना, यानी मोतीलाल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, यहाँ पे ये मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, जिसने बताया ये 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, आत्मरक्षा, ठीक है, सॉरी आत्मरक्षा बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा, स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार, इन सब की बात उन्होंने की है। ठीक है, ऐसे 7 मौलिक अधिकारों की बात की है। संविधान सभा में निम्न सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य बताना है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, बिल्कुल बी लगाया है, बढ़िया, बी लगाया है, हाँ ठीक है, सही है, बी लगाया है, एनी बेसेंट हो जाएगा। 63 का बताओ, यहाँ पे ये 1 2 3 है, 1 कौन सा सही है, 2 3 4 और 5, ये कथन है, इनमें मैं ऑप्शन डालना यहाँ पे जो है मिस हो गया है। आप इन कथनों में से देखो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा एवं राज्य परिषद, ठीक है, यहाँ पे ये कथन सही हो जाएगा क्या? देखते हैं आगे। संविधान सभा का गठन इन दोनों सदनों के स्थान पर किया गया था, ठीक है। संवैधानिक बहस के कुल 11 सत्र हुए, ठीक है, और संवैधानिक बहस के सत्र 17 नवंबर 1940 से 24 दिसंबर 1949 तक हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये वाला तो गलत है देखो, और ये वाला भी गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। क्या लगाया आप लोगों ने आंसर? ठीक है, ए, देखते हैं यहाँ पे क्या लगाया होगा। अब इसमें ये तो नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसमें सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ये पहला वाला और 5वां वाला गलत है। ठीक है, अब इसमें लिखा है ना कि स्वतंत्रता के पूर्व केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये 1919 के अधिनियम के तहत जो केंद्रीय व्यवस्था थी उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था आई थी, लेकिन केंद्रीय स्तर पे आई थी। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे आई थी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, 1919 के अधिनियम में आई थी। ठीक है, ये 1919 के अधिनियम में 1919 का एक्ट है। ठीक है, मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं जिसको। चलिए, इसका सही सुमेलित चयन करना है। 64 का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बिल्कुल करेक्ट है। 112 में क्या है? 112 में क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 234, हाँ 2 3 4, ओके ठीक है, 1 3 5 लगाया जो कि गलत है, 2 3 4 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, हम्म, और राजेंद्र प्रसाद, ये तो कॉमन सेंस की बात है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे क्या होंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगाया आप लोगों ने, क्या सही है? 112 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 112 में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम बजट कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 114 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये 112 में है। विनियोग विधेयक 109 में नहीं है, 111 में, जहां तक 111 113 में लगभग। ठीक है, तो विनियोग विधेयक यहाँ पे ये भी नहीं सही होगा, तो आंसर इज क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर हमारे सेंटर कमला नेहरू में पेपर लीक हुआ है, हमें ऑलरेडी सॉल्व एंड सी छुटा हुआ पेपर मिला पूरी क्लास को, वो भी, और तो सॉल्व किया, अलग अलग लोगों ने नाम और रोल नंबर लिखे। अगर देखो लीक हुआ है तो मुझे लग रहा है कि फिर ये चीज क्या ही नहीं गई, बहुत गलत हुई है, और इसमें दोबारा पेपर हो सकता है, चांसेस हैं उन सेंटर वालों का हो सकता है, या फिर अगर जैसे भी जितने बड़े पैमाने पे अगर लीक हुआ होगा तो फिर शायद री एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी, अगर वो प्रोटेस्ट, अगर वो कुछ ऐसी स्टेप उठाते हैं
तो जो है हमारे माध्यम से, हमारे मतलब मेरे माध्यम से भी हो, आप लोगों के माध्यम से भी हो, हमारे और भी जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से भी अगर यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं तो शायद री एग्जाम हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा उनके साथ, है ना। कट ऑफ देखते हैं ना, तुम लोग यहाँ पे बस आंसर देते जाओ, उसके बाद देखते हैं। तुम लोग देखो जिनका लीक वो खबरें मिल रही हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कहीं ना कहीं अगर री एग्जाम होगा तो दे देना, अगर नहीं होता तो हम इसके लिए स्टेप उठाएंगे। अभी हम उसको फटाफट क्या है एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है कोमल, चलो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद, जब पेपर का एनालिसिस हो जाएगा। चलिए, तो ये 64 नंबर का यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 65 का, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। ये निर्वाचन से रिलेटेड यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे लिखा बताया गया है, वो आपको पता लगाना है, ठीक है। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत किया जाता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचन प्रबंधन का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग का है। उपयुक्त कथन ए और बी असत्य है। निर्वाचन प्रबंधन का दायित्व भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। गलत कथन का चयन करना है। किसी राजनीतिक प्रतीकों का आवंटन, सॉरी ये तो सही है, देखो प्रतीकों का आवंटन 1968 के आदेश में होता है। राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा नहीं, यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो देश के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इज बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, ये गलत है, क्या है ये गलत बताना ना, इसमें गलत है, बाकी तीनों सही। निर्वाचन प्रबंधन का दायित्व भारतीय निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि यहाँ पे संसद लिखा है ना, जबकि होना चाहिए भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। अच्छा, पेपर 12:45 पर मिला। हम्म, ये तो बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक की। प्रश्न नंबर 66, संसद के 3 अंग है, सही संयोजन कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्रश्न है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लोकसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ये हो जाएगा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा ये राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, सी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद के 3 अंग हो जाएंगे, है ना। 66 का सी। चलो बहुत बढ़िया, जिसने यहाँ पे सी बताया है बढ़िया है, सही आया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। न्यायपालिका के ऊपर यहाँ पे प्रश्न आया है, ठीक है। न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। न्यायालयों द्वारा जारी 6 प्रकार के समादेश रिट होते हैं। संविधान में केवल 5 समादेश यानी रिट का उल्लेख है और अनुच्छेद 23 न्यायालयों को समादेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। आज के जमाने में पता नहीं इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि जब पेपर ऑफलाइन होते थे इतने लीक नहीं होते थे, जब इतने ज्यादा आप ऑनलाइन भी होते हैं, इतनी व्यवस्था, इतनी कड़ी व्यवस्था है, इतने प्रशासनिक ढांचा है हमारा इतना बड़ा, इतने सारे ऑफिसर्स हैं, ये करते क्या है, निकम्मे हो गए हैं क्या आजकल, इनको हो क्या गया, ये लीक हो रहे हैं पेपर। तो इतना बड़ा एक जो है ये कहीं ना कहीं जो बैकड्रॉप है, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी डीमेरिट है, बहुत बड़ी कमी है ये हमारे प्रशासन में, ये ढांचे में, कि ये लोग एक पेपर नहीं करवा पा रहे ढंग का। इतना बड़ा पेपर भी नहीं है कि करोड़ों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, इतने मतलब 15-20 लाख लोग बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भर दिए तो पेपर नहीं हो पाया है ना। मतलब कुछ ही तो लाखों में फॉर्म भरे, 2-3 लाख भर गए होंगे सैट में फॉर्म, उतने बच्चों का ढंग से पेपर नहीं करवा पाए, बताइए। क्या हो जाएगा इसका, 63-3-5 सही है। अच्छा, प्रशासनिक कार्यों की वैधानिक पुनर्विचार नहीं कर सकते, ये गलत है। न्यायालयों द्वारा जारी 6 प्रकार के समादेश रिट होते हैं। सही कथन का पहचान करना, 6 प्रकार के रिट नहीं होते, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और संविधान में केवल 5 रिट है उल्लेख है ना, ये हो जाएगा। अनुच्छेद 23 न्यायालयों को समादेश जारी, 23 नहीं होता है यहाँ पे, 32 होता है ना, 32 और 226। अनुच्छेद 32 के दिन संसद किसी भी अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान, अनुच्छेद 32 के अधीन, 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।
हाँ सर, मेरी क्लास में भी कवर खुला था तो एक लेके। सही क्या बोल रहे हो सकता है। ठीक है, तो ये 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय के समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं किसी अन्य न्यायालय को। ये पांचवा मुझे डाउट में लग रहा है, पांचवा हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन संसद यहाँ पे क्या है, ये शक्ति अन्य न्यायालयों को दे सकती है। ये हो तो सकता है। तो अन्य अन्य न्यायालयों को ये शक्ति कौन दे सकता है, यहाँ पे संसद दे सकती है। ये बदलाव, ये संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो ये हो जाएगा, है ना, होना चाहिए, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज 3 और 5। ठीक है, चलो इसके बाद है 68 नंबर का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में क्या गलत है। पद का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 149 शक्तियां हैं क्या, है ना, 3 और 5 सही है। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 149 में शक्तियां हैं, अनुच्छेद 151 संघ के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को यहाँ पे, है ना, और ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 154 में राज्य के प्रतिवेदन, ये वाला सही है, ये वाला सही है। राज्यपाल को 154 राज्य के राज्य नहीं, राज्यपाल को नहीं जाता है, ये जाता है राष्ट्रपति को, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत बताना है ना, गलत कौन सी गलत है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी गठन किसके अंतर्गत किया जाता है। 51, 338, 1990 का अधिनियम या फिर 2003 का अधिनियम। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, ठीक है, 2003 का अधिनियम। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाति आयोग 338 में है ना, 338, 338 बी में क्या, 338 ए में क्या है, एनसी, एनसी है ना, और 338 बी में क्या है, 338 बी में एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस, बीसी। ठीक है, ओबीसी के लिए कमीशन है जो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 338 हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित युग्म अधिनियम लिखे हैं और फिर वर्ष लिखे हैं, सही युग्म की पहचान करना है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1962, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 67 डिलीट हो गया क्या, मुझे भी लग रहा है उसमें कोई ना कोई यहाँ पे एरर लग रहा है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये पांचवा भी हो सकता है इनकरेक्ट। देखते हैं वहां पे, अगर 3 और 5 उसमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 3 और 5 ऑप्शन दिया गया है, क्या है ऑप्शन डालना, यहाँ पे वो टाइपिंग जो हमारे, उनको उन्होंने डालना मिस कर दिया है। अगर 3 और 5 ऑप्शन में नहीं है तो मुझे लग रहा है डिलीट हो जाएगा फिर इसमें, अगर 3 और 5 नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, ये एक्ट वाला है। ठीक है, 70 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, पक्का। ठीक है, इन्होंने बोला है ऑल। ठीक है, सी बोल रहे हैं कुछ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1962 का है क्या, ये 1962 में नहीं आया है, ये आया है 1950-51 के आसपास, लगभग 1951 में आया है। ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में आया है ना। और फिर ये मानव अधिकार संरक्षण आयोग, ये सही 1993, ये उपयुक्त सभी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 2004 पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हम्म, बिल्कुल। इंडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947-2004, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा, अमी बागची के द्वारा, फ्रांसिस आर फ्रैंकल के द्वारा, या फिर गुन्नान मेडल। तो यहाँ पे जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, इनकी किताब का तो नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, वो किताब लिखी उन्होंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके लिखी है। और एशियन ड्रामा करके इन्होंने लिखी है, एशियन ड्रामा, ये भी आ जाती है कभी कभार, पूछ लेती है एशियन ड्रामा। यहाँ पे फ्रांसिस फेकल, फ्रैंक आर फ्रैंकल हो जाएगा, फ्रांसिन आर फ्रैंकल, इन्होंने लिखी है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 से 2004 के बीच की, ये इसकी रचना है। ठीक है, चलो हो गया ये।
अब इसके बाद यहाँ पे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, यहाँ पे ये बताना है कि 1991-92 बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जिम्मेदार है। भुगतान संतुलन का संकट, बिल्कुल। हम उदारीकरण क्यों लेके आए थे, क्योंकि हमारे देश में भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया था। हमारे पास एक्सचेंज रेट जो है बहुत गिर चुका था, 2 हफ्तों का सिर्फ पैसा बचा था, अदरवाइज हमारे पास आगे के जो व्यापार के लिए पैसा, मतलब वो पैसा नहीं था, तो हम यहाँ पे भूखे मर जाते या फिर कोई ना कोई समस्या आ जाती। भारत का ऋण पात्रता निर्धारण, क्रेडिट रेटिंग निम्न होना, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऋण के लिए पात्र बहुत हम कम थे, जैसे आप लोन लेते हो, लोन नहीं मिलता है, वही समस्या भारत के साथ हो गई। 24 अंक का वेतन भी है। ब्याज भुगतान का सफल घरेलू उत्पाद के 4% पर होना, ये भी सही है। तो चारों यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे 71 का जो है 72 के यहाँ पे चारों सही है, ठीक है। जहां तक चारों सही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है, चारों करेक्ट हो जाएंगे। अगर चारों ऑप्शन में है तो बिल्कुल आप चारों टिक करना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निजी गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी हेतु आरक्षण प्रदान किया गया। मतलब संविधान संशोधन कौन हुआ जिससे ओबीसी को यहाँ पे पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं में, गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं में यहाँ पे क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। कौन सी यहाँ पे संशोधन के द्वारा दिया गया था, ये बताइए। 83वां, 93वां, 96वां, 93वां, ठीक है। आंसर इज बी हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन 2000 कौन सी सन में आया, ये 2005 में, ठीक है। 2005 में ये संशोधन हुआ, जिसमें क्या हुआ, पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे गैर अनुदानित यानी नॉन जो ग्रांट वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जहाँ पे सरकार क्या करती है, अनुदान नहीं देती है, वहां पे रिजर्वेशन रहेगा। ये 93 संविधान संशोधन से हुआ। लॉयड एंड सुजैन रूडोल्फ ने साधन संपन्न किसानों, रिसोर्सफुल पीजेंट्स को कहा, क्या कहा, काट पूंजीपति, बैल पूंजीपति, कृषक पूंजीपति, देहाती पूंजीपति, क्या कहा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, बुलक पूंजीपति, बुलक यानी कि बैल होता है, और पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट, यानी बुलक कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट कहा था लॉयड सुजैन रूडोल्फ ने साधन संपन्न किसानों को। किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंध मुद्दों से है, ना कि राजनीतिक निर्माण से। चिपको महिला आंदोलन, वसाई विरार महिला आंदोलन, दोनों, ए और बी, कोई नहीं। इसमें क्या है, 75 में क्या बताया, 75, गुड इवनिंग रूबी, गुड इवनिंग। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। चिपको महिला आंदोलन, ये भी महिलाओं की एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो है आजीविका संबंधी मुद्दे इसमें शामिल थे। और वसाई विरार महिला आंदोलन भी, इसमें भी महिला संबंधी आंदोलन थे। ये कहाँ हुआ, वसाई विरार, ये तो जैसे उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये हुआ था महाराष्ट्र में, वसाई विरार महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ आंदोलन है, महिलाओं का आंदोलन है, जिसमें उन्होंने आजीविका का मुद्दा उठाया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, बच्चों वाला प्रश्न है। 1956 में जब ये देखो, 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, फजल अली अध्यक्ष बनते हैं, के एम पणिक्कर जो है, कुंजरू जो है, एच एल कुंजरू है, ये इसके क्या मेंबर रहते हैं। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, बच्चों वाला प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या है, बच्चों वाला प्रश्न, क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा, तभी बताइए यहाँ पे फटाफट स्पीड में, है ना। 61वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। 61वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 1989 में हुआ था लागू, ठीक है। 1989 से ये लागू हो गया था, बहुत अच्छी सी बात है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी किताब है रजनी कोठारी द्वारा लिखित है, रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 78 का, इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिया, है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रजनी कोठारी किताब है, ठीक है। अब देखो, ये पॉलिटिक्स इन इंडिया आपने एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की एक किताब पढ़ी होगी, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है इस किताब के बारे में। एनसीईआरटी की भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, सेट नेट जैसे एग्जाम एनसीईआरटी से पूछते हैं, 11वीं 12वीं की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी वो पढ़ना चाहिए।
उसमें बकायदा लिखा है पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की एक किताब थी रजनी कोठारी की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रणाली की बात की है कि एक जमाना था जब कांग्रेस इतना दबदबा था, एक पार्टी ऐसी थी जिसको कोई हरा ही नहीं पाता था। इतना ज्यादा उसका दबदबा था कि यहाँ पे उसको उस पूरी प्रणाली को, उस पूरी व्यवस्था को ही कांग्रेस व्यवस्था कहते थे, कांग्रेस प्रणाली कहते थे। ठीक है, चलो यहाँ पे इसके बाद 1979 सॉरी 79 का यहाँ पे प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? चंपारण आंदोलन यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए वाला ये है, बी वाला है बारदोली, तीसरा है सविनय अवज्ञा और ये तीसरा बोल रहा हूँ यहाँ पे, सी है सविनय अवज्ञा और डी है यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बता सकते हो ना? यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, शायद स्टेटमेंट है ना, यही तो दिक्कत हो गई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ऑप्शन डालना भूल गया है हमारा टाइपिस्ट। ठीक है, 79 का बी बताया जा रहा है। देखो चंपारण आंदोलन तो लग रहा है किसानों वाला है ना? चंपारण तो लग रहा है किसानों वाला है, जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था बिहार के चंपारण में, वही नील की खेती रोकने के लिए, तिनकटिया पद्धति को रोकने के लिए। बारदोली भी लग रहा है, जहाँ पे जो बारदोली नाम की जगह है जहाँ गुजरात में, जहाँ पे पटेल जो सरदार पटेल है वो नेतृत्व करते हैं और सफल भी करते हैं। सविनय अवज्ञा नहीं होगा और स्वतंत्रता आंदोलन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ खास ऐसा नाम लिखा नहीं है। ठीक है, चलो भारत में मतदान व्यवहार, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ए या बी बोल दो या 1 और 2 बोल दो। भारत में मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाला कारक है, जाति, क्षेत्र, धर्म, दल, नेतृत्व की छवि, मीडिया, धन और बाहुबल, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बारदोली तो महिलाओं का था, लेकिन यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर के था वो? महिलाओं ने भी वहां पे भूमिका निभाई थी। ठीक है, महिलाएं ये नहीं थी कि अकेली महिलाएं ही वो कर रही थी, महिलाओं ने यहाँ पे भूमिका निभाई थी, एक उनका पार्ट था उस बारदोली सत्याग्रह में। और वहां की महिलाओं ने फिर टाइटल किसको दिया था? सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? चलिए, है ना, 1 और 2 हो जाएगा उसका। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हाँ ऑल हो जाएगा, बिल्कुल सभी हो जाएंगे। जाति भी एक मतदान में व्यवहार में प्रभावित करने वाला कारक है, क्षेत्र भी, धर्म भी, दल भी, नेतृत्व की छवि भी, मीडिया भी, धन, बाहुबल, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, अगर आपने ये टिक किया है तो बढ़िया है। और ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच जो एमपी सेट एग्जाम को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिफाई करने की स्थिति में है, तो वो एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो तैयारी में जुट जाइए। और बहुत ही कम दाम में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 3999 में पूरा यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। बैच इसका 2 या 3 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, कल या परसों लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 है, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प का विचार दिया था। पोस्ट कॉर्प का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्प का विचार किसने दिया था? है ना, यहाँ पे लूथर गुलिक, है ना, लूथर गुलिक ने दिया था पोस्ट कॉर्प का विचार। बहुत बढ़िया, जिसने भी यहाँ पे ये बी वाला आंसर लगाया पोस्ट कॉर्प, बिल्कुल लूथर गुलिक को रटना है। ये मैंने हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया है। कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ किताबों वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो थिंकर थ्योरीज वाली चीजें आई ना, वो मैंने इतने अच्छे से बताई कि शायद ही बाहर गई होंगी अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बिल्कुल वुडरो विल्सन के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो आगे जाके बनते हैं वो वुडरो विल्सन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो किताब है, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये किताब का जो संपादन किया है ये किसने किया है? जेम्स बी चार्ल्सवर्थ, फ्रैंक मैरिनी या फिर वाल्डो या फिर एफसी मोशर? ये फ्रैंक मैरिनी के द्वारा यहाँ पे ये प्रकाशित की गई किताब है। ठीक है, बिल्कुल आंसर इज बी। इसके बाद है विकास प्रशासन की विशेषता क्या है? बताइए, विकास प्रशासन की विशेषता क्या है? 84 का बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवर्तनोन्मुखी, चेंज ओरिएंटेशन, विकासात्मक प्रवृत्ति, प्रशासनिक कार्य कुशलता, उपयुक्त सभी। तो विकास प्रशासन की जो है विशेषता है वो
परिवर्तनोन्मुखी हो जाएगा, यानी चेंज ओरिएंटेशन हो जाएगा, कि हमेशा चेंज पे बल देना, ये इसका होता है। जनरली बच्चों ने यहाँ पे लगा दिया होगा विकासात्मक प्रवृत्ति, मुझे लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता हो जाएगी ए। ठीक है, ए 84 का ए होना चाहिए। इसके बाद है 1963 में तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह कैग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रॉबर्ट डेल स्टोक्स फ्रेडरिक्स थे। ठीक है, फ्रेडरिक्स। तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसको कैग वैसा कैग नहीं कहते हैं जो भारत में पद होता है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये ग्रुप है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, इसको ऐसा कुछ कहेंगे। तो ये जो आयोजन है ये कहाँ हुआ, अमेरिका के अंदर, फ्रेडरिक्स की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 84 का, ये डी वाला। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जनक किसको माना जाता है, बताओ। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बच्चों को पता रहता है, ये तो 86 का बच्चों को पता रहता है, यहाँ पे हेनरी फ्योल, आंसर इज हेनरी फ्योल। ठीक है, नाम पुस्तक का नाम ही उनका, क्या नाम है पुस्तक का, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा, द स्टडी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नाम है ना। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है एमपी सेट का, हाँ पता है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। ठीक है, चलो आंसर्स देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, लीक हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए। 87 में क्या है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मैक्स वीवर, एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, विंसेंट डी गोर्ने, क्या आंसर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विंसेंट डी गॉर्ने द्वारा। चेस्टर बर्नार्ड नहीं करते हैं, एल्टन मेयो भी नहीं करते, मैक्स वेबर भी नहीं करते हैं, इसका प्रयोग किया था विंसेंट डी गॉर्ने। अब आप लोगों को दिक्कत होगी, सर मैक्स वेबर भी तो जुड़ा है वो इससे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मैक्स वेबर जुड़ा है ब्यूरोक्रेसी से, नहीं बेटा। जो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है ना, बच्चों तो नहीं हो तुम लोग, बहुत बड़े बड़े हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए 87 का, इसका होना चाहिए विंसेंट डी गोर्ने। क्या बोल रहे हो, सी नहीं होगा, टेलर होगा, नहीं टेलर नहीं है उसका, हाँ टेलर होगा। ठीक है ठीक है, चलो इसका इसका बताइए, इसका हो जाएगा विंसेंट डी गोर्ने। ठीक है, इसका इसलिए होगा विंसेंट डी गोर्ने क्योंकि वो शब्द का पूछ रहा है, सिद्धांत का नहीं पूछ रहा है, कोई थ्योरी का नहीं पूछ रहा है। अगर थ्योरी आए तो यहाँ पे हम कहेंगे फिर मैक्स वीवर, क्योंकि उसका पूरा कंप्लीट थ्योरी दी है मैक्स वीवर ने, यहाँ पे शब्द का पूछा गया है। हॉर्थॉर्न प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने प्रयोग किया, ये जुड़ा है, किससे जुड़ा है, नौकरशाही से, मानव संबंध से, वैज्ञानिक प्रबंध से, या शास्त्रीय सिद्धांत से। ठीक है, किससे जुड़ा है हॉर्थॉर्न प्रयोग, है ना, बिल्कुल यहाँ पे ही जुड़ा है। किससे जुड़ा है, मानव संबंध से जुड़ा है ना। और हॉर्थॉर्न प्रयोग किए किसने थे, तो एल्टन मेयो ने किया थे, एल्टन मेयो है हॉर्थॉर्न नाम की जगह पे, एल्टन मेयो यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो हेनरी फ्योल। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, है ना, गाजर मूली वाला, वही गाजर और स्टिक वाला, गाजर मूली बोल रहा हूँ, गाजर और स्टिक वाला सिद्धांत किसने दिया, गाजर खिलाओ, कभी जरूरत पड़े तो स्टिक भी चला दो, ये दिया है मास्लो या फिर लिकर्ड या फिर ब्रूम या डगलस मैग्रेगर, मैग्रेगर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डगलस मैग्रेगर, सीधा क्वेश्चन आया है, गहराई में पूछा ही नहीं उन्होंने। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, कथन किसका है। संचार क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो है सूचनाएं हस्तांतरित या समझ हस्तांतरित करने का तरीका है, ये किसका है कथन, बताइए। वासी गड्डी। ठीक है, ये कथन किसका है, थियो हेमन का है। ठीक है, थियो हेमन का कथन है ये। मतलब संचार क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है सूचनाओं का, यहाँ पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं जाना, ये सूचनाएं जाना ये कहलाता है क्या, संचार। और ये क्या है, ये किसने बताया, ये बताया थियो हेमन ने। ठीक है, थियो हेमन। इसके बाद है एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको यूनेस्कैप कहते हैं, यूनाइटेड नेशन स्कैप। ठीक है, ESCCAP, आर्थिक एवं सामाजिक आयोग कहते हैं। इसकी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में सुशासन क्या है, सुशासन का पूछा गया है, सुशासन आखिर होता क्या है, तो ये बताना है आपको क्या होता है सुशासन, ये है आखिर क्वेश्चन, तो यही है। तो सहमति मूलकता, नागरिक घोषणा पत्र, जन भागीदारी, कानून का शासन, रणनीतिक दृष्टि, अनुक्रियाशीलता। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो है पॉइंट दिए गए हैं इतने सारे, कि सहमति मूलकता होती है। अब इसके अंतर्गत, अच्छा ये सुनो, तो प्रश्न में ये है कि इसके अंतर्गत सुशासनों की 8 विशेषताएं क्या सम्मिलित नहीं है, बोल रहे क्या नहीं है, इनमें से क्या नहीं है।
तो नहीं वाला पूछा है, यानी कि जो सही है वो पहले देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सही है। देखो, सहमति मूलकता होनी चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र ये हो सकता है सुशासन में। जन भागीदारी भी होती है, ठीक है। कानून का शासन होता है, ये भी होता है। रणनीतिक दृष्टि होती है, अनुक्रियाशीलता होती है। रणनीतिक दृष्टि नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। रणनीतिक दृष्टि एक अलग चीज होती है, स्ट्रेटेजिक। ये रक्षात्मक जो विदेश नीति उसमें जनरली यूज करते हैं ये। क्या होना चाहिए पांचवा? बी हो जाएगा, है ना। बी हो सकता है। और बी जहां तक मुझे भी लग रहा है बी, यानी दूसरा और ये वाला पांचवा गलत है, ठीक है। दूसरा और पांचवा गलत है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 91 का सी बी हो जाएगा, बी होगा। दूसरा और पांचवा गलत है। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर निम्नलिखित में से क्या प्रशासन में विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? 92 नंबर का सेट सी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की जो है तकनीक नहीं है। अधीनस्थ विधायन समिति, प्रदत्त विधि निर्माण, लेखा परीक्षण पद्धति और प्रश्न निकाल एवं शून्य निकाल। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है, वही आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बताइए। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। यानी कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक जो है नहीं है, वो क्या है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस नहीं होता है, ठीक है। 92 का बी, बिल्कुल 92 का बी हो जाएगा। बाकी सब हो जाएंगे, प्रश्न निकाल शून्य निकाल ये भी तरीका होता है जो विधि निर्माण का, ठीक है। या विधायी नियंत्रण का, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण है। लेखा परीक्षण भी है, पीएसी वगैरह होते हैं, कैग वगैरह भी है, जैसे पीएसी है, कैग है। अधीनस्थ विधायन समिति ये होती है कई सारी, तो ये होता है। ये नहीं होता है, ये एक अलग से क्या होती है, विषय होता है ये। इसके बाद यहाँ पे प्रशासनिक सुधार आयोग से प्रश्न आए। देखो बहुत सारे प्रश्न करे थे हमने सेकंड एआरसी, फर्स्ट एआरसी पे, और सेकंड एआरसी पे ज्यादा ही करे थे। उस पे प्रश्न भी आ गया है कि सही कथन बताना है सेकंड एआरसी का, ठीक है। सेकंड एआरसी में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा? देखो अब सेकंड एआरसी में क्या लिखा है, आयोग का गठन 2005 में हुआ था क्या? 2005 में हुआ था और कार्यकाल मई 2009 तक रहा। अच्छा। बिल्कुल। आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई, तत्पश्चात हनुमंतैया थे। ये गलत है, ये प्रथम एआरसी में हुआ था, है ना। यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये वाला गलत है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। अब इनकरेक्ट देख लो, यहीं से पता लगा सकते हो दूसरा कहाँ है। दूसरा कहाँ है, यहाँ दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आयोग ने कुल प्रतिवेदन 15 प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपे, तो ये तो सही लग रहा है। वीरप्पा मोइली आयोग के अध्यक्ष थे, ये यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, वीरप्पा मोइली थे, है ना। और आयोग ने कुल 5 प्रतिवेदन, नहीं ये गलत है, 15 प्रतिवेदन सौंपे थे, तो ये गलत है। तो दूसरा और पांचवा गलत है, 1 और 3 और 4 सही है, ठीक है। तो 1 3 4 आंसर इज डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज डी, 1 3 4। तो यहाँ पे जो प्रतिवेदन है 15 थे, ना कि 5, ठीक है, ये गलत है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिक चार्टर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया था? नागरिक चार्टर, बस सीधा क्वेश्चन लिखा है, किस प्रधानमंत्री के द्वारा अपनाया गया था, बताइए जरा। 94 का डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, नागरिक चार्टर जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, बताइए। क्या लगाया आप लोगों ने? ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एस डी देवगौड़ा। देखो अगर देखा जाए तो 1997 में ये अपनाया गया था नागरिक चार्टर भारत में। तो ये अपनाया गया था इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पे। और कब अपनाया गया था ये पूछा जा सकता है, तो 1997 के आसपास, ठीक है। तो ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई प्रशासन को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, गुड गवर्नेंस और जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ई एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था में भारत सरकार ने जो ये एनईजीपी नाम की योजना शुरू की है, या फिर ये प्लान शुरू किया है, कब का है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये 18 मई 2006 हो जाएगा, ठीक है। 18 मई 2006, ठीक है। 95 का ए हो जाएगा, 95 का ए है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षण का प्रकार है? नियामक लेखा परीक्षण, औचित्य लेखा परीक्षण, निष्पादन लेखा परीक्षा, या फिर उपयुक्त, सभी सभी हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। सभी करेक्ट हो जाएंगे, नियामक भी है, औचित्य भी है, नहीं
रेगुलेटरी है, प्रोप्राइटरी है, या परफॉर्मेंस भी है, सभी के सभी यहाँ पे लेखा परीक्षण के प्रकार हैं। 96 का डी हो जाएगा। ठीक है, 18 मई 2006, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को ओम्बुड्समैन संस्था का प्रणेता, बच्चों वाला प्रश्न है, बताइए। स्वीडन आंसर हो जाएगा। स्वीडन ने यहाँ पे शुरुआत की थी ओम्बुड्समैन की सबसे पहले, है ना। कब की थी? 1809 के आसपास उसने शुरुआत की थी ओम्बुड्समैन की, है ना। चलिए, तो ये जो स्वीडन से हमने ओम्बुड्समैन लिया है वो भारत में क्या कहलाता है? लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो स्वीडन से ली है हमने व्यवस्था ये। इसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में गलत तथ्य का यहाँ पे चयन करना है। तो संविधान के भाग 9 में और 243 में, ये तो सही लग रहा है। 73वें संविधान संशोधन 1994, 243, 94, थोड़ी 92 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1992 होना चाहिए था। 243 जी 11वीं अनुसूची यहाँ पे, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। ग्राम सभा को कानूनी मान्यता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गलत बताना है तो गलत बता भी दिया, ये बी वाला। ठीक है, चलो 99 का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के विषय में आसक्ति कथन। देखो मैंने पढ़ाए थे मनरेगा के क्वेश्चन, एक एक बात मनरेगा की बताई थी, फिर एक जो अभी बदलाव हो गया वो करंट वाला भी बताया था मनरेगा को लेकर के, है ना। तो अच्छे से करके आए होगे, उम्मीद करता हूँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया था, ये तो सही बात है। ये ग्रामीण एवं उप शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों दोनों में लागू होता है, बताइए। नाम ही हो इसका ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो उप शहरी कहाँ से लागू हो जाएगा? तो ये वाला गलत हो जाएगा। सामाजिक लेखा परीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ये सही है ना। ये वाले अब सही है, जो उनपे रहने देते हैं। उपयुक्त सभी कथन असत्य नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेकंड वाला असत्य है, क्योंकि ये उप शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है। कहाँ होता है? सिर्फ ग्रामीण में होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। एनएफएसए को लेकर के आपको सही कथन बताना है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो 2011 में अस्तित्व में आया था क्या? ये 2011 में नहीं आया था, गलत है। ये 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में आया था। ठीक है, कल्याण आधारित से आधारित दृष्टिकोण सही है, ये वाला तो सही है। ग्रामीण क्षेत्र की 100% जनसंख्या को सब्सिडी देना इसका मुख्य काम है, ये गलत है। 100% नहीं, 75%। ठीक है, शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को सब्सिडी, यानी कि यहाँ पे सही है ये। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे जो सही बताने, सही कथन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे एक तो ये दूसरा, एक चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा यहाँ पे सी में दिख रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, 2013 में आए थे। यहाँ पे ये गलत वाला हो जाएगा, और यहाँ पे 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि 75% है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को सब्सिडी, यानी कि सस्ते दाम में जो सस्ता राशन मुहैया करवाना है, वो 75% ग्रामीण जनसंख्या को मुहैया करवाना है। ठीक है, बाकी तो सब यहाँ पे मुहैया खुद कर लेंगे। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने विचारधाराएं पढ़ाई थी, आपको अलग अलग विचारक पढ़ाए थे, उदारवाद पढ़ाया था और स्वतंत्रता नाम की विचारधारा पढ़ाई थी, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है इजाया बर्लिन। उसने किताब लिखी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार की दो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता बताई थी। ठीक है, और ये इजाया बर्लिन किसका समर्थक है? नकारात्मक का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो 102 का है, कौन सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम को कार्यात्मक रूप से आवश्यक मान करके समानता और मार्क्सवाद दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करता है? व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल बाकुनिन, मैक्स वेबर, आर एस टोनी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या लगाया आप लोगों ने? 102 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी है, मैक्स वेबर है। देखो सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम की कार्यात्मक रूप से आवश्यक मान करके, देखो जैसे नौकरशाह होता है तो उसमें एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये पदानुक्रम, ये स्थिति, ये दल वगैरह की व्यवस्था का जो दृष्टिकोण है, ये विकल्प प्रस्तुत किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, बाकुनिन और ये सब तो हो सकते हैं, लेकिन ये अलग है यहाँ पे। ठीक है, अराजकतावादी से जुड़ा हुआ है बाकुनिन। अनभिज्ञता का पर्दाई, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो कई बार कर चुके हैं हमने ना। इसको कितनी बार मैंने बताया होगा। जॉन रॉल्स का है ये। किसका है? जॉन रॉल्स का। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉन रॉल्स के द्वारा।
अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप कौन नहीं है? कौन नहीं अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप? अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र है, अधिकार राज्य से पूर्व का अथवा उससे उच्च नहीं है, कानून बदलने पर अधिकार बदल जाते हैं, राज्य कानून द्वारा इस अधिकारों को लागू करता है। गया क्या गया? इसमें क्या लगा 104 में, बताइए। अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप कौन नहीं है? तो इसमें आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी सही है। गलत बताना है, अनुरूप नहीं है, कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप, ठीक है। तो कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप ये बाकी तीन है कि राज्य से पूर्व का अथवा उससे उच्च नहीं है, कानून बदलने पर अधिकार भी बदल जाती है, कानून द्वारा अधिकारों को लागू करता है। तो कानून की इंपॉर्टेंस बाकी तीनों में बताई गई है, कानून की इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं बताई गई है, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, कानून के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, ठीक है। चलो, अल्पतंत्र के लो कानून, कितना अच्छा क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आए कुछ कुछ थिंकर से, विचारकों से, विचारधाराओं से। पेरेटो, मोस्का, मिशेल्स, जोसेफ सिम्पीटर, यानी कि रॉबर्ट मिशेल्स इसका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट मिशेल्स यहाँ पे बताते हैं आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की में उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं ना, उसमें वो जनता द्वारा तो चुने जाते हैं, लगता जरूर लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में दबदबा के एक छोटे से समूह का होता है, वही ताकतवर होता है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे? तो आंसर इज रॉबर्ट मिशेल्स। कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का यहाँ पे दायित्व के रूप में देखता है? हॉब्स, लॉक, फिल्मर या वेबर? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, जॉन लॉक का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक है, जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। चलिए, समझ में आया? शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का यहाँ पे दायित्व के रूप में देखता है। ये लाइन समझ में आई आप लोग? पहले ये बताओ, ये लाइन आप अगर डिटेल में थोड़ा सोचोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगी और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। बात यह है कि इसमें क्या लिखा है, शासितों की तर्क संगत सहमति, मतलब शासित कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूं या आप हो रहे हो? हम लोग ही तो हो रहे हैं शासित। शासक कौन है? यहाँ पे बैठा है शासक, ठीक है, यहाँ पे बैठा है शासक, और यहाँ पे नीचे कौन है, शासित, जिन पे शासन चलाया जा रहा है वो नीचे शासित है। अब तुम यहाँ पे दिमाग लगाओ, जो शासित हो रहे हैं, समझना, शासितों की तर्क संगत सहमति, अगर बहुत सारे लोग मिलकर के यहाँ पे क्या करते हैं, सामाजिक समझौता करते हैं, सहमति जताते हैं तर्क संगत, तभी क्या है, शासक बनेगा। सभी लोगों ने मिल करके सामाजिक समझौता किया कि शांति बनी रहे, तो उन्होंने शासक को नियुक्त किया, सामाजिक समझौते से शासक नियुक्त हुआ। अब शासक ये क्या करेगा, किनके ऊपर शासन करेगा, इनके ऊपर शासन करेगा, ठीक है, इनके ऊपर शासन करेगा। अगर मान लो शक्ति धारकों का यहाँ पे क्या होता है, दायित्व, ठीक है। अब यहाँ पे जो शक्ति धारक है, ये है शक्ति धारक, इसका काम ये होता है कि ये क्या है, इनको कहीं ना कहीं सही से तर्क संगत शासन दे, क्या दे, तर्क संगत शासन दे। अगर नहीं दे पा रहा है तो ये त्याग दे इस पद को, ठीक है, ये वाला। तो ये बात जो है ना, किसने बोली है, जॉन लॉक ने बोली है, ठीक है, ये बात जॉन लॉक की है। आई बात समझ में? इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अनुदारवाद की विशेषता नहीं है, कंजर्वेटिज्म, बहुत डिटेल में बताया था मैंने मैराथन क्लास में कि इसकी विशेषता नहीं है। प्रथाओं का सम्मान, व्यवहारिकता में आस्था, मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास, समाज की सावयवी देखना, मतलब कितना यहाँ पे जो है सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा अनुदारवाद की? अच्छा, विशेषता नहीं पूछ रहा, नहीं है तो प्रथाओं का सम्मान तो होता है बेटा, व्यवहारिकता में आस्था, जो व्यवहार में चीजें हो सकती है उनमें ही आस्था होती है। मानवीय उत्कृष्टता विश्वास नहीं होता, इनका उत्कृष्टता किसमें होता है, विश्वास। परंपराओं की उत्कृष्टता, परंपराओं की यहाँ पे महत्ता में विश्वास होता है। समाज की का सावयवी होना, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे विश्वास इनका होता है, लेकिन इनमें इसमें विश्वास नहीं होता मानवीय उत्कृष्टता में, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अरे कट ऑफ, 2 मिनट तो रुक जाओ, आंसर बता देने दो मुझे, एक बार पेपर तो देख लेने दो। कट ऑफ तुम लोगों को चाहिए बस, ठीक है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, दोबारा आप कट ऑफ मत बोलना। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग किस पर आधारित था?
कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष प्राचीन काल से ऐतिहासिक रूप से ये द्वंदात्मक व्यवस्था चली आ रही है, द्वंद्ववाद चला आ रहा है। शुरुआत में कैसी व्यवस्था थी? शुरुआत में कैसी व्यवस्था थी? हम्म कबीलाई संघर्ष, दासता, सामंतवाद या आदिम साम्यवाद? बताइए। देखो, कार्ल मार्क्स ने एक बात बोली थी, आप लोगों को मैं बताता हूं अगर आप लोग नहीं याद कर पाए हो। उसने एक बात बोली थी कि अगर कोई व्यक्ति प्राचीन काल में जाएगा, प्राचीन काल में इतिहास देखेगा, तो उसको आदिम साम्यवाद मिलेगा, आदिम मानव का काल मिलेगा, जहां सब समान है, कोई भेदभाव नहीं, सब इक्वल है। लेकिन फिर आएगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भेदभाव। फिर एक आएगा व्यवस्था, दास वाली व्यवस्था, दासता वाला युग आएगा। तो पहले आदिम साम्यवाद यानी कि आंसर इज आदिम साम्यवाद, फिर आएगा दासता का युग, फिर आएगा सामंतवाद का युग, फिर आएगा पूंजीवाद का युग, फिर अंतिम रूप से वापस से वही साम्यवाद का युग आएगा, और वापस से हम साम्यवाद पे चले जाएंगे। तो आंसर इज डी। बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है? समान सामाजिक अधिकार, एकल समान राष्ट्रीय संस्कृति, विवेदकारी नागरिकता, आर्थिक समानता। बिल्कुल, ये आंसर इसका हो जाएगा विभेदकारी या विवेदनकारी नागरिकता। ठीक है, विवेदनकारी नागरिकता। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, ये टिक क्या होगा आप लोगों ने, है ना, ये किया ना टिक। बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है? तो ये विवेदनकारी नागरिकता, है ना। चलो, डी नहीं है, इसका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद है विखंडन, डिकंस्ट्रक्शन, किस दार्शनिक के लेखन से व्युत्पन्न है? विखंडन का जो सिद्धांत है ये किस दार्शनिक के लेखन में हमें देखने को मिलता है? बताओ। सी, जैक डेरिडा। फ्रांस के एक विद्वान है, उत्तर आधुनिकतावाद के विद्वान है, जो विखंडन की व्यवस्था को प्रतिपादित करते हैं, जैक डेरिडा है ये। ठीक है, जैक डेरिडा है बिल्कुल। यहाँ पे ये थोड़ा सा गहराई वाला क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिकतावाद हम उतना ध्यान से देखते नहीं है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद का क्वेश्चन था ये देख लो यहाँ पे, जो ये जो है ना, ये सिद्धांत है उत्तर आधुनिकतावाद का। ठीक है, प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? योद्धा, दार्शनिक, धनिक वर्ग, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से सभी नागरिक? दार्शनिक, है ना, बिल्कुल। बच्चों बच्चों को पता होगा कौन यहाँ पे जो है शासन करने में जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, वो दार्शनिक फिलोसोफर होता है। कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय से सही नहीं? कन्फ्यूशियस के बारे में पूछ लिया, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन पता है तो था। उसने राजा तथा प्रजा दोनों के लिए सदाचरण पर बल दिया, समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया, शिक्षा पर अभिजात वर्ग के एकाधिकार को चुनौती दी, या फिर परिवार एवं राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया? बताओ यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए बी, समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया, समतावादी। ठीक है, तो समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया, ये सही नहीं है। और बाकी तो देखो, राजा और प्रजा दोनों के लिए सदाचरण पर बल दिया, ये सही बात है, सदाचरण दोनों का होना चाहिए। अगर राजा हवा है तो प्रजा को घास की तरह रहना चाहिए, हवा चलेगी तो घास झुक जाती है। ऐसी बातें किसने की थी? कन्फ्यूशियस ने की थी। शिक्षा पर अभिजात वर्ग के एकाधिकार की चुनौती दी, और यहाँ पे परिवार राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई है। ये पॉलिटिकल साइंस का हमारा कोर्स है, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, 3999 का है। ठीक है, ये इसके बाद है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। आपने एक चीज देखी होगी, ये क्या है? जड़ें हैं। ठीक है, ये आधार है। ठीक है, और ये क्या है? पेड़। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है हमारा, है ना। अब पेड़ क्या है? पेड़ होता है बाहरी हिस्सा, और जड़ क्या होता है? अंदर का हिस्सा। ठीक है, तो बेस, इसको कहेंगे बेस। ये बेस है जो आधार है, और ये क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। किसके अनुसार? हमारे कार्ल मार्क्स के अनुसार सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे ये बताना है कि इसका हिस्सा नहीं है। कौन? सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तेरा का क्या बताया? डी बताया है, पक्का? सोच लो। कानूनी और राजनीतिक संरचना, श्रम शक्ति, धर्म और नैतिक आदर्श। तुम लोग खुद सोचो यहाँ पे। कितने क्वेश्चन का था पीएमटी सेट? तो देखो यहाँ पे खुद सोचो यहाँ पे कि जो ये
आधार और ये अधिक संरचना वाला जो सिद्धांत दिया है, इसमें आधार में जैसे क्या आती है चीजें, श्रम शक्ति आती है, पूंजी आती है, कोई तकनीक भी आती है इसी में, और जो उसके बाद जो परिणाम निकलता है, जैसे कोई भी व्यवस्था बनती है, जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे नैतिकता वाली व्यवस्था, मूल्य आधारित व्यवस्था यहाँ पे, ठीक है, जो धर्म है उसका निर्माण होता है, तो ये सुपर स्ट्रक्चर में ही धर्म आ जाते हैं, जैसे ये नैतिक आदर्श आ जाते हैं, कानून राजनीतिक संरचना आ जाती है, ये सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। लेकिन श्रम शक्ति क्या है, किस में रहती है, बेस में रहती है, बेस को यहाँ पे डिफाइन करती है श्रम शक्ति। तो आंसर इज बी हो जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर का जो पार्ट नहीं है वो क्या है, श्रम शक्ति, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये बेस आधार का हिस्सा है, ठीक है। मैरी वोल्सनक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी गई किताब या पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, कितनी अच्छी किताब है, कितनी फेमस किताब है। मोरालिटी की बात, नैतिकता की बात उसने की है, ठीक है, नैतिक आदर्शों की बात उसने की है। नैतिक आदर्श उसने बताया कि नैतिक आदर्श जो बनाए गए ना हमारे समाज में, वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये उसने बस बताया है, कैटेगराइज किया है, उसने खुद नैतिकता की बात नहीं की है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी गई किताब अब विंडिकेशन ऑफ द वुमेन, राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में लिखी गई किताब है, ठीक है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नहीं है, सेकंड सेक्स ये भी नहीं है, ठीक है। सिमोन दी बुआर, यहाँ पे द फेमिनिस्ट फेमिनिन मिस्टिक भी नहीं है। चलो, कौन उदारवाद का जनक यहाँ पे माना जाता है, बताओ, ठीक है, कौन उदारवाद का जनक यहाँ पे माना जाता है, ये है यहाँ पे जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक, क्लियर। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत किस अवधारणा पर केंद्रित है, सामाजिक अनुबंध, ईश्वरीय इच्छा, या फिर उपयोगितावाद या योग्यता। ये तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो बता पाओगे। 115 का यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक अनुबंध। देखो, जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है वो जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, और उसके पहले जैसे ये हॉब्स हैं, उन लोगों ने जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक अनुबंध से हुई है, और ये राज्य कहीं ना कहीं जो है आगे जाकर के हर चीज का आधार बनेगा। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से अपनी जो न्याय का सिद्धांत दिया है ना, उसमें भी आधार बताया है सामाजिक अनुबंध को, ठीक है। तो एक प्रकार से सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में, ठीक है। 21 अवधारणा पर केंद्रित है, तो ये सामाजिक अनुबंध की अवधारणा पर। और मुझे शायद ये भी थोड़ा बहुत लग रहा है योग्यता वाला भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे जो है चांसेस इसके हो सकते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो 16 हो गए है ना, ठीक है। अरस्तु के अनुसार भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है अभिजात तंत्र, निशासन निशंस तंत्र, गुट तंत्र, या फिर लोकतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, रिवाइवल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिजात तंत्र हो जाएगा क्या, निशंस तंत्र हो जाएगा क्या। भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है, यानी जिसको वो भ्रष्ट मानता है वो कौन सी है, लोकतंत्र को भ्रष्ट मानता है, गुट तंत्र को भ्रष्ट मानता है, निशंस तंत्र को भ्रष्ट मानता है, लेकिन किसको भ्रष्ट नहीं मानता है, या भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं, तो वो अभिजात तंत्र को भ्रष्ट नहीं मानता है, ठीक है। वो जानता है अभिजात कुलीन लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, विवेकशील होते हैं, वो दार्शनिक प्रवृत्ति एक प्रकार से डेवलप कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देश को या शासन प्रणाली को अच्छा जो है लेके जाएंगे, भ्रष्ट नहीं करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचारों की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है वो, तो प्रतिनिधि शासन का समर्थन, कल्याणकारी राज्य का समर्थन, स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध, क्या हो जाएगा इसका आंसर। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, मैप डॉट से याद किया था। इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्रतिनिधि शासन का तो उसने समर्थन किया है ना, प्रतिनिधि। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ एक दिक्कत ये थी कि वोटिंग राइट के लिए ये कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्वक बात करता है, प्रतिनिधि शासन का समर्थन करता है कि सबको वोट का अधिकार समान नहीं होना चाहिए, प्रतिनिध्यात्मक होना चाहिए, जिसका जितना प्रतिनिधित्व उसको उतना वोटिंग राइट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
कल्याणकारी राज्य का समर्थन ये करता है, स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार करता है, और यहाँ पे जो अंतरात्मा की सुंदरता है इसका विरोध करता है। ये गलत है, विरोध थोड़ी करता है, ठीक है, विरोध नहीं करता है, ये समर्थन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत लिखा है इसलिए डाउटफुल हो सकता है, आप लोग टिक करो सीधा, ठीक है। आंसर इज डी। इसके बाद एक ग्रामसी के अनुसार वैधता स्थापक संरचना स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन में से एक नहीं है। परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं, न्यायपालिका। ग्रामस्की ने ये कहा वैधता स्थापक, वैधता, ठीक है, वैधता यानी कि लेजिटिमेसी, वैधता के संकट उसने दिए हैं, तो यहाँ पे वैधता के लिए, वैधता स्थापक के लिए संरचनाओं में एक नहीं है, परिवार नहीं है, पाठशाला नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, या फिर धार्मिक संस्था नहीं है। क्या है? तुम लोगों ने एक नागरिक समाज पढ़ा होगा एंटोनियो ग्राम्स्की का, वो कहता है कि एक व्यक्ति या परिवार के और एक राज्य के बीच में एक नागरिक समाज होता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, पूरी की पूरी व्यवस्था पूंजीपतियों के अनुरूप ढालने का काम करता है। उसमें परिवार भी आते हैं, उसमें पाठशाला आती है, धार्मिक संस्थाएं आती हैं, लेकिन कौन नहीं आता है? तो वैधता स्थापित करने के लिए जो नागरिक समाज की वैधता स्थापक या पूंजीपति समाज की वैधता स्थापित करने के लिए जो न्यायपालिका वो नहीं आती है। आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, न्यायपालिका, है ना, बिल्कुल। इसके बाद किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी के विचार को प्रसिद्ध बनाया है? हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर हीगल। पॉपुलर सॉवरेनिटी के विचार को प्रसिद्ध बनाया, क्या लगाया आप लोगों ने? टिक, है ना। तुम लोग यहाँ पे पॉपुलर वर्ड से क्या दिमाग में लाते हो? पॉपुलर मतलब ज्यादातर लोगों को क्या सोचना है? पॉपुलर मतलब वो होता है जो ज्यादा लोगों को पसंद आता है, वही तो पॉपुलर होता है, ऐसे याद कर सकते हो। और पॉपुलर में ज्यादातर लोगों की क्या देखी जाती है? सोच देखी जाती है, ज्यादातर लोगों की इच्छा देखी जाती है, ज्यादातर लोगों की सामान्य इच्छा देखी जाती है। सामान्य इच्छा क्या है? वही चीज पॉपुलर सॉवरेनिटी में कैटेगराइज होती है। तो आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि पॉपुलर सॉवरेनिटी जुड़ा है यहाँ पे रूसो से, ठीक है। तो यहाँ पे जीन जैक रूसो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद कौटिल्य के राजतंत्र के सप्तांग सिद्धांत का तत्व नहीं है। सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, यमात, जनपद, मित्र, कोश, आदि नहीं आता है ना, ये गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र में आपको पता है सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, उसमें 7 अंग है, स्वामी, यमात, जनपद, मित्र, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ऐसा कुछ है ना, 7 अंग हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे ये नहीं आता है, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र ये सब आ जाते हैं, लेकिन ये अरी वाला नहीं आता है, अरी थोड़ी होता है उसका हिस्सा। पंडिता रमाबाई की पुस्तक कौन सी है? बताया था मैंने, देखो किताबें सीधी सीधी पूछ ली है, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, जनरली ऐसी क्वेश्चन आए हैं। कहीं मेरी वोस्टनक्रॉफ्ट की किताब पूछ ली, कहीं ये पंडिता रमाबाई की किताब पूछ ली। बताया था हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, ठीक है, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, इसमें उन्होंने उच्च जाति की जो महिलाएं होती ना, जैसे निम्न जाति की महिलाओं की हालत तो वैसी दयनीय है, बुरी है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि जाति भी निम्न है उनकी और महिलाएं ऊपर से। दूसरा है जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनके साथ और ज्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि उनको एक तो ऊपर की कास्ट में रखा जा रहा है और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं। तो हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन के बातें यहाँ पे की हैं। सोसाइटी इन स्टेट नामक निबंध जो है किसने लिखा है? सोसाइटी इन स्टेट, हम्म, सोसाइटी इन स्टेट नामक जो निबंध है ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा सोसाइटी एंड स्टेट नाम का। इसमें मानवता पर ज्यादा बल देकर के उन्होंने राष्ट्रवाद को कमतर बताया है। किसने कहा कि स्वराज भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है? बच्चों को पता रहता है, बाल गंगाधर तिलक को, है ना, इनका इनका ये नारा है, बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर के ही रहूंगा। राजा को भगवान ने, ठीक है, राजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा है या बनाया है? ये बात किसने बोली? मनु ने। मनु देवी सिद्धांत की बात करते हैं, राज्य की उत्पत्ति और राजा की उत्पत्ति के लिए देवी सिद्धांत की बात करते हैं। तो ईश्वर ने किसको भेजा है? राजा को भेजा है, हमें उसको पालन करना चाहिए। इसके बाद किसने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था? मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था। एम एन रॉय, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया, है ना। राम मनोहर लोहिया ने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था, राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत कम थी, ठीक है, वर्ग संघर्ष की भावना ज्यादा थी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में क्या सही नहीं है? तो द्रविड़ कड़गम का गठन किया था, बिल्कुल किया था उन्होंने, ठीक है। जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे। आत्मसम्मान आंदोलन जस्टिस जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, बिल्कुल की थी। स्वराज पार्टी का क्या स्थापना की थी? नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
स्वराज पार्टी तो आपको पता है, वो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इनसे जुड़ी हुई थी, ये अलग हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, इसका आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे सही नहीं बताना था ना, यहाँ पे सही नहीं, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो डी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, गांधी के विचारों को उनके प्रेरणा स्रोत से मिलान कीजिए। प्रेरणा स्रोत से मिलान कीजिए, क्या करना है यहाँ पे, प्रेरणा स्रोत से मिलान। सत्याग्रह, सरमन ऑन द माउंट, सविनय अवज्ञा, फिर है शारीरिक परिश्रम, फिर है अपरिग्रह। देखो ये जो सत्याग्रह की भावना है, ठीक है, सत्याग्रह की भावना ये कहाँ से सीखी उन्होंने, है ना, सिविल डिसोबीडियंस जिसको कहते हैं, सविनय अवज्ञा, एक मिनट, ठीक है, ये सत्याग्रह की भावना उन्होंने कहाँ से सीखी थी उन्होंने, हाँ ये बुराई की बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये मैच्ड कर दिए हैं, मैच्ड कर दिए हैं, उसका ये आंसर है, ठीक है। चलो, ऑलरेडी मैच्ड है ये, है ना, ये मैच्ड किए हुए हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग ऐसे इसको याद कर लेना, ए का 2 हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, बी का 3 हो जाएगा, सी का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और डी का यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैच्ड कर दिए हैं, आंसर यहाँ पे डाला हुआ है आपको। तो अपरिग्रह ईश्वास्योपनिषद से, उसमें जो मंत्र है वो आपको मंत्र पता होना चाहिए, तेन त्यक्त्यन भुंजी था, त्याग के साथ भोग से, ठीक है। और फिर शारीरिक परिश्रम एंड टू दिस लास्ट, और ये किसकी है, रस्किन की किताब है, और ये सिविल डिसोबीडियंस थॉरो की है, और सत्याग्रह सरमन ऑन द माउंट, ठीक है। चलो, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डालना यहाँ पे हमारा मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर यही है जो ऑलरेडी दे रखा है, सेम वही आंसर दे रखा है, ठीक है। इसमें आप जिसने भी ये सही किया है यहाँ पे, वो ऐसे यहाँ पे मान सकता है कि हाँ उसका करेक्ट, मैं बता लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है लिखना ही पड़ेगा। ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी का यहाँ पे 3 हो जाएगा, और सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका 2 3 4 1 है वो यहाँ पे करेक्ट है। 2 3 4 1 किस में है बताओ जरा। अभिनव भारत नामक राजनीतिक समूह का गठन किसने किया था, बच्चे बच्चे को पता होता है, वीडी सावरकर ने, ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे, मित्र मेला, बाद में इसका अभिनव भारत हो गया नाम, ये आपको पता होना चाहिए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर, भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, क्या आंसर हो जाएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक। वही मैं सोचूं क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ लेना है, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 29B में आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कौन सा एक आमंड की राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आपको मैंने बताया था, प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति या निम्न राजनीतिक संस्कृति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर इज बी, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, पैरोकियल, ठीक है। अब आप लोगों को याद है जब मैंने ये वो क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लास ली थी, यूनिट नंबर 4 की, उसमें बताया था एक होती है पैरोकियल, एक होती है सब्जेक्टिव, और एक होती है पार्टिसिपेंट। पैरोकियल बहुत ज्यादा, जब राजनीति से दूर हो जाओ, आप बिल्कुल अलग हो जाओ, ठीक है, संकीर्ण बिल्कुल रहो। सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट रखो, ठीक है, थोड़ा बहुत, और यहाँ पे जानकारी रखो लेकिन उसमें भाग नहीं लेते हैं, वो होती है सब्जेक्टिव, और एक होती है पार्टिसिपेंट जिसमें हम सहभागी बनते हैं, ठीक है, उस राजनीति में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे यही थोड़ा लग रहा था कि इस पे जरूर प्रश्न आएगा आमंड पे, क्योंकि आमंड वाला क्वेश्चन जो है ना जनरली बन ही जाता है इस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलित वाला टॉपिक है ये। पिनॉक और स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधानवाद, ठीक है, संविधानवाद वाला प्रश्न आ चुका है, 4 तथ्यों का उल्लेख किया है, इनमें कौन सा एक सही है। संविधान आधुनिक समाज का निदेशक है, संविधान साध्य मूलक अवधारणा है, संविधान एक सहभागी धारणा है, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में है, बिल्कुल, है ना, यही लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्ति के रूप में है, कॉन्स्टिट्यूशन एज एन
इन एम्बॉडीमेंट ऑफ एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस। चलो इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा लिखी गई है? मुनरो, आइवर्जेनिक्स, डेनियल बिट्स या पी.वी. यंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल बिट्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये नया क्वेश्चन है ना? ठीक है, डेनियल बिट्स है इसका आंसर। अभिजन यानी एलीट के संबंध में पेरेटो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? अभिजन, वर्ग के संचालन, कुलीन तंत्र का लो नियम, ये तो अभी हम पढ़ के आए ना, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल्स का है। सत्ता का विचार, जनमन का अधिकार। यहाँ पे आंसर इज ए, अभिजन लिखा है और यहाँ पे भी अभिजन लिखा है, एलीट। ठीक है, तो बिल्कुल आप टिक कर सकते हो अभिजन वर्ग में संचलन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण आमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है? आमंड की राजनीतिक दलों में कौन सी श्रेणी में आता है? तो प्रतिस्पर्धात्मक दो दल, यहाँ पे जो है आमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है ये। ठीक है, चलो आर्थर बेंटली ने किस पुस्तक में दबाव समूह का उल्लेख है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। किस में ये वर्णन किया है उन्होंने? है ना, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा, जो उन्होंने 1908 में लिखी है। ऑर्थर बेंटली की किताब है, प्रेशर ग्रुप्स की इसमें बात की गई है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स की बात की गई है और इसमें ये 1908 की किताब है जिसमें आर्थर बेंटली ने प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किताब लिखी है। ठीक है, कौन सी पद्धति हेयर के नाम से जानी जाती है? हेयर पद्धति से जानी जाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है इसको, हेयर पद्धति को। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है हेयर पद्धति? थॉमस हेयर नाम का व्यक्ति इसको क्या करता है? प्रतिपादित करता है, इसलिए इसको जो है हेयर पद्धति कहा जाता है। ठीक है, थॉमस हेयर। किसने की थी? थॉमस हेयर ने। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के जो है विमर्श में सम्मिलित है? डी टॉकविले, नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है। डी टॉकविले ये इसका आंसर है ना? ठीक है, आंसर इज ए। चलो बहुत बढ़िया। के बाद इसका आंसर बताओ। सामाजिक आंदोलन का कार्य है सत्ता प्राप्त करना, कानून बनाना, राष्ट्रवाद का विकास करना, चुनाव कराना। क्या करना? सामाजिक आंदोलन का कार्य क्या है? थॉमस हेयर, है ना? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है जो है सामाजिक आंदोलन जो होते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में व्यक्तियों को जो है विकास करने के लिए होते हैं। अब सत्ता प्राप्त करना एक राजनीतिक दल का काम होता है, ये सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन का हो सकता है, सामाजिक का नहीं है। कानून बनाना ये विधायिका का काम है। राष्ट्रवाद का विकास करना हो सकता है, और चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम होता है। आंसर इज सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि राष्ट्रवाद में आखिर क्या होता है? समाज में बैठे हुए लोगों में क्या करना? देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, और देश के प्रति प्रेम भाव होगा तो वही राष्ट्रवाद होता है, और प्रेम भाव होता है तभी तो देश का विकास होता है, तो राष्ट्रवाद पनपता है। ठीक है, तो यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि सामाजिक आंदोलन यही चीजें पे फोकस करते हैं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं है। ये किसने कहा? मुसोलिनी ने, हिटलर ने, माओ ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सब कुछ राज्य के भीतर ही है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के प्रतिकूल कुछ भी नहीं। ये मुसोलिनी ने कहा है। इटली का तानाशाह, फांसीवादी तानाशाह मुसोलिनी ये बात कहता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का कौन सा उपागम अनुभव और तर्क पर आधारित है? आदर्शवादी, यथार्थवादी? बिल्कुल यथार्थवादी। अनुभव पर, तर्क पर, व्यवहारात्मक व्यवस्था पर वो है यथार्थवादी। वास्तविक क्या है? वास्तविकता क्या है? एक्चुअल चीज क्या है? रियलिस्टिक चीज क्या है ना? तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुभव आधारित व्यवस्था वो है यथार्थवादी उपागम। ठीक है, आदर्शवादी होता है कल्पनाओं पर आधारित। तो कौन सा उपागम यहाँ पे? शक्ति राजनीति, अनैतिकता, हिंसा आधारित से आदि से मुक्त एक सुधरी हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विचार करता है। मतलब इन सब चीजों से मुक्त रहना है उसको, और सुधरी व्यवस्था चाहिए। तो ऐतिहासिक, नीति विज्ञान, आदर्शवादी, आदर्शवादी है ना? आदर्शवादी व्यवस्था इसमें आ जाएगा, जो कि आदर्श चीजों को लेके चलता है। मार्टिन कैप्लॉन की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों के कितने प्रतिमानों के पर विचार किया है? कितने प्रतिमानों पर विचार किया है यहाँ पे? 3, 4, 5, 6।
कैप्लॉन, मार्टिन कैप्लॉन ने यहाँ पे 4 या 6 किए है ना, शायद 6 किए है ना, ठीक है। तो मार्टिन कैप्लॉन ने यहाँ पे 6 प्रकार की यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या की, अंतरराष्ट्रीय निकायों के 6 प्रतिमानों की व्याख्या की है या प्रचार किया है मॉडल्स पर, ठीक है। शक्ति संतुलन, शिथिल, द्विध्रुवीय, कठोर द्विध्रुवीय, सार्वभौमिक और सोपानी, और इकाई वीटो, ठीक है, यूनिट वीटो जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नव यथार्थवाद, इस पर ग्रंथ मनुष्य, राज्य, युद्ध, मैन द स्टेट एंड वॉर, इसके लेखक कौन है? मैन, स्टेट एंड वॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे यहाँ पे जो है पॉइंट इसके हो सकते हैं। तो इसका आंसर केनेथ वॉल्ज हो जाएगा, केनेथ वॉल्ज, ठीक। केनेथ वॉल्ज, मैन स्टेट एंड वॉर, मैन स्टेट एंड वॉर, केनेथ वॉल्ज। नव यथार्थवादी, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है एपी में कि नव यथार्थवाद के जनक केनेथ वॉल्ज। समूह यानी G20 के संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे डिकिंसन, जॉर्ज बोटोव, या फिर पॉल मार्टिन, या फिर स्लीचर, क्या आंसर हो जाएगा? सी, ना सी तो है ही सर, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा है। एक्चुअली में 1999 में G20 बना था, तो वहां पे पॉल मार्टिन को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये कहाँ कौन थे? ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। पहली बैठक यहीं पे ये होती है, तो यहीं पे उनको मौका दिया गया था कनाडा के प्रधानमंत्री को कि आप यहाँ पे अध्यक्षता करो, ठीक है। आसियान का मुख्यालय किधर है? पता ही होगा, आसियान का मुख्यालय किधर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, है ना। आसियान की स्थापना भी आपको पता होना चाहिए, 1967 में हुई थी, है ना, ठीक है। 1992 की मास्ट्रिच की संधि किस संगठन के आधार पर संधि ये हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, भारतीय यूरोपीय संघ या अफ्रीकी संघ? बिल्कुल, बच्चे बच्चे को पता है, यूरोपीय संघ। 1992 की मास्ट्रिच की संधि से क्या बना है? यूरोपीय संघ बना है ना, यूरोपियन यूनियन बना है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में अफ्रीकी एशियाई देशों में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य देश होते हैं यहाँ पे सुरक्षा परिषद की जो ये अस्थायी सदस्य होते हैं, इसमें अफ्रीकी एशियाई देशों में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर इज डी, 5 होते हैं, 5, ठीक है। अलग अलग एरिया से अलग अलग जो है नंबर ऑफ ये लोग सदस्य आते हैं। अब मैं ये चीज भी बता चुका था, जैसे अफ्रीका से, है ना, एशियाई अफ्रीका से हिस्से से, अफ्रीकी एशियाई हिस्से से या देशों से आपको 5 मिलेंगे। आपको पूर्वी यूरोप से आपको 1 मिलेगा, और पश्चिमी यूरोप से आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, 2 मिल जाएंगे। लैटिन अमेरिका से भी 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, टोटल 15 होते हैं। 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। इसमें 5 आते हैं एशियन अफ्रीकन एरिया से, और 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोप से, और 1 आता है ईस्टर्न यूरोप से, और 2 आते हैं लैटिन अमेरिका से। तो कितने हो गए? 10 हो गए ना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश कितने वर्षों तक यहाँ पे चुने जाते हैं? 5, 7, 9, 15, 11। ICJ में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जो हर 9 साल के लिए चुने जाते हैं या फिर नियुक्त होते हैं। तो 9 वर्ष यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के संबंध में फालतू बातें मत करो, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आंसर दो यहाँ पे, अगर आंसर दे सकते हो तो। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से किसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है? देखो, एजेंडा 21 से एक और क्वेश्चन आ गया। एक तो था एजेंडा 21 किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, किसको किसको कहा जाता है एजेंडा 21? तो वियना समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो घोषणा, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल? तो रियो घोषणा को कहा जाता है ये। आंसर इज रियो घोषणा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कब हुई है ये? 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ है। इसमें एजेंडा 21 डिसाइड हुआ है। सतत विकास की बातें हुई हैं यहाँ पे, 170 देशों से ज्यादा भाग लिया है यहाँ पे, हजारों यहाँ पे एनजीओ जुड़ते हैं, तो ये सब चीजें इसमें रहती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कितने क्या नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के? हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन किए हैं। इस पॉलिटिकल साइंस विषय में कितने मार्क्स आ रहे हैं काउंट करके बताओ, और मुझे यहाँ पे कमेंट में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने नंबर आ रहे हैं सभी के। उसके बाद यहाँ पे हम एक अंदाजा कट ऑफ आपको बता देंगे, या तो ग्रुप में बता देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें बता देंगे, या फिर
कमेंट में बता देंगे, ठीक है। एक और बात, पेपर लीक हो गया है तो देखो दो बातें हो सकती है, या तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है अगर बड़े पैमाने पे चीजें हुई हैं, या तो उसी सेंटर में जितने बच्चों का एग्जाम था उसमें री एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो री एग्जाम होने के चांस रहेंगे। अगर मान लो सरकार को कोई प्रूफ नहीं दिखता है कि हाँ लीक हुआ है नहीं हुआ है, तो शायद पेपर दोबारा ना हो, ठीक है। ये बात भी है, तीन बातें हो सकती हैं। मैंने दो बातें बोली, तीन बातें हो सकती है, या तो पूरा एग्जाम पूरा होगा पूरे राज्य में, या तो या तो यहाँ पे उस सेंटर का पर्टिकुलर एग्जाम हो सकता है उन बच्चों का, या फिर यहाँ पे तीसरी कैटेगरी हो सकती है पूरा जो है एग्जाम ना ही हो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें भी पता था, तुम लोगों को पता है तो क्यों है ना बेवजह है ना परेशान हो रहे हो। अब एग्जाम देख के आ गए हो, शांति से बैठो, इतना पढ़ लिया है, दिन रात पढ़ा है आप लोगों ने, 5 से 6 दिन 10 दिन लगातार, मुझे पता है उससे ज्यादा पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, तो पता है सब, तो टेंशन मत लो, आगे की पढ़ाई करो, आगे यूजीसी नेट जीआरएफ देना होगा, क्योंकि जीआरएफ के लिए जीआरएफ देना जरूरी है, नेट जीआरएफ। और अगर वो हो चुका है क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट जीआरएफ क्लियर हो चुका है तो सेट क्यों दिया है फिर, सीधी सी बात है। अगर नेट जीआरएफ नहीं हुआ है तो उसकी तैयारी करो और एपी की तैयारी करो, है ना, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है। मेरे 87 हुए हैं, जिसका एग्जाम नहीं था तो वो बस पढ़ाई करो आगे जा करके। तो तुम रूबी यहाँ पे करती क्या हो, बस क्वेश्चंस लगाती रहती हो क्या, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हो? तुमने क्यों दिया था रूबी? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे परेशान मत हो, पैनिक नहीं होना है, एग्जाम लीक होते रहते हैं, इंडिया है ये, क्या है, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है, लीक होते हैं यहाँ पे, ये परंपरा है भारत की जो चली आ रही है कई वर्षों से, ठीक है। तो अब तो ये चीजें पता है ऐसी लगती है, अरे लीक हुआ, लीक ही तो हुआ है, क्या दिक्कत है, ठीक है। एग्जाम सेंटर में आग थोड़ी लग गई है जो बहुत नॉन कन्वेंशनल चीज है, लीक ही तो, ये तो होती रहती है, ये हमारे देश की सिस्टम है। आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो, आपको तो पता है हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, दुनिया के अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करते हो कि नहीं करते हो? अगर अमेरिका में हुआ होता तो बड़ी बात होती, ब्रिटेन में हुआ होता तो बड़ी बात होती, भारत में तो ये कॉमन है चीजें। अगर आपके देखो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ 150 में से, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, दूसरी स्लाइड में बताऊंगा अच्छी वाली, ठीक है। एमपी सेट 2026 एग्जाम में अगर हम बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे कि एग्जाम जो है ये कितने कट ऑफ का हो सकता है, तो अगर मैं पिछले साल पिछले बार के एग्जाम की बात करूं तो वो थोड़ा सा ज्यादा टफ था, ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम टफ है। सीधी सीधी किताबों के नाम पूछ लिए, सीधे सीधे पूछ लिए हैं, तो कंपैरेटिवली कट ऑफ हाई जा सकता है। अगर हम पेपर वन की बात करें, पेपर वन की बात करें, उसको अभी देखना पड़ेगा, उसमें आपके जो 50 हैं उसमें बताऊंगा, फिर एक बार पेपर टू होता है, पेपर टू जिसमें पॉलिटिकल साइंस में आपने लगभग यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर किया है। अब इसमें लग रहा है कि शायद इसका कट ऑफ 90 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सॉरी पेपर टू मतलब 150 में, ये 100 नंबर का होता है, ये 50 नंबर का होता है, ये 100 का, तो इसमें लगभग हो सकता है ये 60 या फिर 65 प्लस हो सकता है, ठीक है। 65 नहीं 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें 30 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, मतलब एवरेज अगर देखे तो आपका लगभग 100 या फिर 105 के आसपास मुझे लग रहा है, 100 105 के आसपास लगभग हो सकता है, ठीक है। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूँ ऑल ओवर द जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं सभी रिजर्वेशन को काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। 75 में हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150 अगर बोलोगे तो 100 से 105, अगर सिर्फ इसमें बोलोगे तो 70 में मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा, ठीक है। अब पेपर वन भी देखना पड़ेगा कि उसका लेवल क्या था, कई बार ये इतना कठिन आ जाता है पेपर, क्योंकि पिछली बार पेपर वन सिंपल था और पेपर टू टफ था, इस बार शायद पेपर टू यहाँ पे सिंपल है तो पेपर वन टफ हो सकता है, एक बार देखना पड़ेगा उसका। मैं पूरा एनालिसिस पे ही करके लाया हूँ, उसका मैं अभी नहीं देख पाया हूँ, उसका एक बार करके फिर बता देंगे आपको। तो ओवरऑल अभी तो अंदाजा लगा के चलो कि 100 प्लस होंगे, 100 प्लस होंगे। अगर मान लो आपके 100 प्लस है तो मैं एक बात बोलूंगा, चुपचाप शांति से इधर उधर किसी से बात बात किए बिना, है ना, अपनी वाली अपने वाले से बात बात किए बिना शांति से पढ़ाई वढ़ाई में लग जाओ। क्या, एपी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाओ, बहुत जरूरी है। अगर इसमें तैयारी नहीं की आपने तो वही है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई सेट क्वालिफाई पहले से था ना, बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी,
ठीक है, तो अब उन धुरंधरों से आपका कंपटीशन होने वाला है, तो ऑलरेडी सेट नेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जाओ और तैयारी में लग जाओ। मैंने आपको बता दी बात मोही साहू। अगर ओवरऑल आपके दोनों में ठीक है, किस में, दोनों में, दोनों पेपर में मिला करके, दोनों में कितने में से 150 में से इतने आ रहे हैं तो बढ़िया है। अब कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, अब कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।